Good morning to all my dear students. This is the lecture number 4th for the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. In the previous lecture, we have already discussed about ionization energy or ionization enthalpy. Today we are going to learn some very basic concept regarding this, and we are also going to do some questions which are asked in the exam. How the questions are put up, I am going to teach you all, and I have attached a PDF also for the English medium students also and for the Hindi medium students also. Some questions I have solved here in this lecture and some questions I am giving you through the PDF. So take your copy and pen and start studying. So students, before starting the questions of ionization enthalpy, we are going to discuss very basic things regarding atom structure. सो एटॉमिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बाद, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बाद. सो उस चैप्टर में बहुत सारे सिंपल टॉपिक्स हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी हैं. तो कुछ टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे भी लिया है जो कि आगे जब आप अफवाह प्रिंसिपल पढ़ोगे और जो एप्लीकेशन पार्ट लगाओगे इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का, आपका उसमें काम आएगा. तो अभी आप ये समझो कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं. ओके, Orbitals are of 4 types: s orbital, p orbital, d orbital and f orbital. अभी आप सिर्फ बेसिक चीज़ों को अपने कॉन्सेप्ट में दिमाग में रखो ताकि आगे जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिटेल में पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी होगा. सो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स. d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स. और f ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन. s ऑर्बिटल जो होता है दैट इज टोटली सर्कुलर, सिमेट्रिकल होता है. p ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो डम्बल शेप्ड होता है. आप देखो डम्बल शेप्ड है. d ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डम्बल. और f ऑर्बिटल जो होता है वो बहुत स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स होता है. तो अभी सिर्फ आप इतना इन्फॉर्मेशन रखो कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं और उनके शेप्स कैसे होते हैं और वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपने में रख सकता है, एकोमोडेट कर सकता है. तो आप यहाँ पे देखो s ऑर्बिटल का शेप है ये टोटली, ये जो इसके एक्सिस हैं दैट इज कार्टेशियन पॉइंट. अभी आप आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ोगे उसके ओरिएंटेशन को, किस तरीके से वो ओरिएंट होता है, किस तरीके से घूमता है, उसकी करस्पॉन्डिंग ये एक्सिस है. वो आप आगे डिटेल में पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में. तो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. p ऑर्बिटल्स जो है फर्दर 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड है, px, py एंड pz. ओके, आप देखो x के करस्पॉन्डिंग जब ओरिएंटेशन है तो px है, z के करस्पॉन्डिंग ओरिएंटेशन है तो आप देखो pz है, और y के करस्पॉन्डिंग जब ओरिएंटेशन ऑर्बिटल का तो वो py है. ठीक है. d ऑर्बिटल फर्दर 5 में डिवाइडेड है, dxy जब उनका ओरिएंटेशन d x और y एक्सिस के अलोंग होगा. देखो x और y एक्सिस के अलोंग तो दैट विल बी dxy. x z के करस्पॉन्डिंग d ऑर्बिटल ओरिएंटेड होगा तो दैट विल बी dxz. dyz जब y और z एक्सिस के पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होगा दैट विल बी dyz. dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ये अब आप पढ़ोगे डिटेल में, और dz स्क्वायर. सो p ऑर्बिटल्स टोटल 3 टाइप्स के होते हैं और d ऑर्बिटल्स टोटल 5 टाइप्स के होते हैं. फर्दर इसको डिवाइड किए, बस एक आप रफ स्केच अपने दिमाग में बना लो कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एकोमोडेट कर सकते हैं और उनका शेप कैसा होता है. आगे जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा. सो स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि किस तरीके से ऑर्बिटल का क्लासिफिकेशन हुआ है. कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे. सबसे पहले जो टर्म है दैट इज शेल. ओके, सब शेल और ऑर्बिटल, ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं. आप देख लो, शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल. तो लेट अस सी शेल क्या होता है. जो आप पढ़ते थे KLMN, दैट वाज शेल. शेल इज द पाथवे followed by electrons around an atom's nucleus. आपने पढ़ा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो किस में मूव करते हैं? शेल्स में मूव करते हैं. तो शेल एक पाथवे है, एक रास्ता बनाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम्स, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में घूमते रहें, शेल्स. ओके, सब शेल क्या है? सब शेल इज अ पाथवे. पाथवे मतलब रास्ता.
pathway in which an electrons move within a shell. ओके, सब शेल मतलब आपको पता चल रहा है वो शेल से ही मिलके बना है. ऐसा पाथवे जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करे विद इन द शेल, शेल के अंदर मूव करे. अब आप इस डायग्राम को देखो, अगर ये देखो ये पूरा शेल है, ये सर्कुलर पाथ जो लाइट ब्लू कलर से दे रहा है, दिस इज शेल. ओके, अब सब शेल क्या है, शेल के विद इन, शेल के अंदर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अंदर मूव करेगा. आप देखो सब शेल्स, देखो ये इस तरह से रेड कलर से डिनोट किया है, सब शेल्स हैं. और ऑर्बिटल्स क्या है, ऑर्बिटल जो है अभी डिटेल में जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, इट इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. आगे जब आप पढ़ोगे डुअल कैरेक्टर और बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं, तो उसमें आप ये देखोगे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव की तरह बिहेव करता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वेव की तरह इस तरह से मूव करता है. सो इट इज़ वेरी सिंपल. शेल देख लो आप, शेल क्या है, एक पाथवे है फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन्स अराउंड एन एटम्स न्यूक्लियस. ठीक है, सब शेल क्या है, एक पाथवे है इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स विद इन अ शेल. क्लियर. और ऑर्बिटल जो है दैट इज मैथमेटिकल फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे देख लो आप, शेल क्या है, एक सर्कुलर पाथवे है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है जो एटम्स के अराउंड, एटम्स के न्यूक्लियस के अराउंड. सब शेल क्या है, वो एक ऐसा पाथवे है जिसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है, विद इन द शेल, शेल के विद इन मूव करता है. और ऑर्बिटल आपने पढ़ लिया कि इट इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. जो कि आपने पढ़ा, ऑर्बिटल जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, एस, पी और डी और एफ. यहाँ पे आप देख लो, अभी आप आगे चल के अफवाहों में पढ़ने वाले हो. इस तरीके से ये ऑर्बिटल जो है, ध्यान से देखो, दिस इज स्मॉल एस, ये कैपिटल एस नहीं है, दिस इज स्मॉल एस. दिस इज द सिंबल ऑफ अ सब शेल. ठीक है, ये सिंबल है किसका, सब शेल का. इसके ऊपर जो नंबर लिखा है दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल. सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको डिनोट कर रहा है. और जो शेल के आगे जो ये नंबर दिया है दैट इज द शेल नंबर. अभी आप अफवाह प्रिंसिपल में आगे इसका डिटेल में पढ़ोगे कि किस तरीके से ये डिनोट करता है. सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी दैट व्हाट इज अफबाउ प्रिंसिपल. अभी तक आपने सिर्फ शेल में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था. तो अफबाउ प्रिंसिपल आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि अभी जब आप आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो बहुत ज़्यादा KLMN शेल पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हम. ओके, हम अफबाउ प्रिंसिपल जो हैं वो किस तरीके से ऑर्बिटल्स एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन्स को हम भरते हैं, वो आप पढ़ोगे. तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या है, अब आप ध्यान से समझो कि आप यहाँ पे देखो एक डायगोनल रूल दिख रहा है. पहले 1s लिखा है, फिर 2s 2p, इस तरह से आप प्रैक्टिस करना लिख के. फिर 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 7s 7p. इस तरीके से आप डायगोनली लिखोगे. और देखो आप किस तरीके से राइट से लेफ्ट एरो आपको बनाना है. ध्यान से देखो, राइट से लेफ्ट आप इस तरह से इसको बनाने की कोशिश करिएगा क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप इसी चैप्टर में कंप्लीट कर लोगे. 1s है, आपने ध्यान से देखो किस तरह आप एरो बना रहे हो, डायगोनल बना रहे हो राइट से लेफ्ट की तरफ. आप देखो ध्यान से, राइट से लेफ्ट की तरफ. ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देखो अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में कैसे भरते हैं, उनके इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग. इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल का मतलब यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फिल करेंगे. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भराएगा जो कि सबसे ऊपर है, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी. देन इलेक्ट्रॉन किस में भराएगा, 2s में. ओके, उसकी एनर्जी 1s से ज़्यादा होगी. देन यहाँ से देखो, आपको राइट से लेफ्ट देखना है, आपको यहाँ से उसके टो से टिप देखना है, इस तरीके से देखना है, आपको उल्टा नहीं देखना है कि इसके टिप से आप ऐसे देख रहे हो. 1s के बाद आया 2s, 2s के बाद आया 2p, देन 3s. ओके, देन आएगा 3p, 4s, ध्यान से देखो डायगोनल. देन 4s के बाद क्या आएगा, 3d, 4p, 5s, 5s के बाद क्या आएगा, 4d, 5p, 6s, 6s के बाद क्या आएगा, 4f, 5d, 6p, 7s एंड सो ऑन. तो ये रूल अफबाउ का रूल ये कहता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को उनके ऑर्बिटल्स में भरते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर
एनर्जी की उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं, यानी 1s की एनर्जी सबसे कम है, 2s की उससे ज़्यादा है, p की उससे ज़्यादा है, एंड सो ऑन। हम इसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। दिस इज़ द लिस्ट द ऑर्डर ऑफ इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द अबव ऑर्बिटल। आपने पढ़ा कि 4 तरीके के ऑर्बिटल होते हैं और ये प्रैक्टिस करिएगा ऑफ बाउ के लिए। आज के लेक्चर में इसीलिए मैंने क्वेश्चंस कम कराए हैं, कॉन्सेप्ट बहुत है, आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस तरीके से आप बार बार कोशिश करेगा, प्रैक्टिस करेगा कि किस तरीके से हमें लिखना है और कैसे हमें डायगोनल एरो बनाना है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, 1s में, देन 2s में, 2p में, 3s में, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए तभी जब आपको ये बनाना आता हो, ठीक है। जब आप ये बनाना सीख लोगे तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल इज वेरी इजी। आपको पता है कि यहाँ पे 1 क्या दिखा रहा है, दिस इज द 1 नंबर। जो ऑर्बिटल के आगे है दैट इज द शेल नंबर, वो शेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। और ये जो स्मॉल s, स्मॉल p, स्मॉल d, स्मॉल f दिख रहा है दैट इज सिंबल ऑफ अ सब शेल, सब शेल को दिखा रहा है, ध्यान से देखिए। और जो स्मॉल लेटर से सब शेल दिखा रहा है उसके ऊपर जो नंबर दिखा रहा है पावर के फॉर्म में दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। ध्यान दीजिएगा, जो ये फर्स्ट नंबर है जो ऑर्बिटल के आगे लिखा हुआ है वो शेल नंबर को दिखा रहा है, ओके। और ये जो स्मॉल लेटर से आपने पढ़ा है दैट इज सब शेल, सब शेल को डिनोट कर रहा है। और जो अभी आपने पढ़ा है कि s में ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। p में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6। d में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 14। और f में कितने इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं, 14। s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और आपको इसके अकॉर्डिंगली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। सो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि किस तरीके से आप इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, जैसे जैसे ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज होगा आप उस अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे। सो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी लेवल। बस यही कॉन्सेप्ट है ऑफ-बाउ का कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के आपको ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल में भरना है। आपने देखा कि 1s की एनर्जी सबसे कम है, फिर 2s के, फिर 2p के, इस तरीके से एनर्जी लेवल की जो वैल्यू है, एनर्जी जो है वो हाई होता जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में भरेंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, द अवेलेबल एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद द लोएस्ट एनर्जी लेवल्स आर ऑक्यूपाइड बिफोर दैन दैट ऑफ हायर एनर्जी लेवल। मतलब कि सबसे लोअर एनर्जी लेवल है 1s, 2s, 2p में आप पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे और जैसे जैसे एनर्जी लेवल हाई होता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। सो वर्ड ऑफ-बाउ जो है वो एक जर्मन वर्ड है एंड इट कैन बी रफली ट्रांसलेटेड एज कंस्ट्रक्ट और बिल्ट अप। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्ट अप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बिल्ट अप कर रहे हैं। सो अ डायग्राम इलस्ट्रेटिंग द ऑर्डर इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इज प्रोवाइडेड बिलो। ठीक है, ये सारे जो है इंफॉर्मेशन ऑफ-बाउ देता है कि किस तरीके से आप ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंगली आप भरते जाओगे और इसके लिए आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप देख लो। आपको पता है कि इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, ठीक है। पहली चीज़, आपको जो डायगोनल डायग्राम था ऑफ-बाउ वाला उसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, उसको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप रफली उस डायग्राम को बना लो और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते जाओगे। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की है, फिर उससे ज़्यादा 2s की है, फिर उससे ज़्यादा 2p की है, फिर 3s, 3p, 4s, 3d एंड सो ऑन। सपोज आपको अब एटॉमिक नंबर 1 दैट इज हाइड्रोजन के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करना है। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s में, और s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं करोगे। जैसे ही s ऑर्बिटल भरेगा आप तुरंत नेक्स्ट एनर्जी लेवल जो हायर एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल है उसमें आप मूव ऑन करोगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो देखो किस तरह से 1s और 1, क्योंकि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उस तरह से हीलियम का आप करो एटॉमिक नंबर 2, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 1s3 आप नहीं लिखोगे नेक्स्ट के लिए।
नेक्स्ट है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की, तो 1s2 में भर गया, मैक्सिमम s ऑर्बिटल 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अब नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल कौन सा है, 2s, तो 2s1, टोटल कितने हो गए, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन था और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 3 हो गए। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अफबाउ इज 1s2 एंड 2s1। सिमिलरली बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, तो 1s2 और 2s2, क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे कम है, आप सबसे पहले उसको लिखोगे, जब 1s भर जाएगा तब हम 2s में जाएंगे। बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, 1s2, ओके, सबसे कम एनर्जी है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, फिर 2s2, ऐसे ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। अब 2s के बाद कौन सा ऑर्बिटल है, 2p है, और कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपने s में भर दिया 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में भर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, और टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हमें भरने, तो p में 1 इलेक्ट्रॉन आपने कर दिया। कार्बन के लिए 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2, 2s2, 2p2। फॉर नाइट्रोजन इट विल बी 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2p4। फ्लोरीन 1s2, 2s2, 2p5, और नियॉन 1s2, 2s2, 2p6। मीन्स p ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं। s ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को ही अपने अंदर रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे ही उसकी मैक्सिमम वैल्यू रीच होगी, आप नेक्स्ट ऑर्बिटल में मूव ऑन होगे। तो अफबाउ के लिए आप उस डायग्राम को प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एटॉमिक नंबर 30 तक शायद दिया है, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखो, मैंने पूरा एक चार्ट दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अभी आप सिर्फ कैल्शियम तक प्रैक्टिस करो, एटॉमिक नंबर 20 तक अफबाउ प्रिंसिपल से आप प्रैक्टिस करो। तो उसके लिए सबसे पहले डायगोनल जो डायग्राम था, इस तरीके से एरो जा रहा था, वो सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अगर सीक्वेंस गड़बड़ करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। हमेशा याद रखना कि एक एरो का हेड होता है, ठीक है, एरो का हेड मतलब जो उसका सिर है, और ये है आपका टो। तो हमेशा आपको इस सीक्वेंस में जाना है, ठीक है, टो टू हेड जाना है। ये सीक्वेंस जैसे ही आपको याद होगा, और आपको ये दिमाग में रखना है कि s ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, p ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, d ऑर्बिटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, और f ऑर्बिटल मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। जैसे ही एक ऑर्बिटल भरेगा, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी रीच होगी, वो तुरंत नेक्स्ट ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। अफबाउ प्रिंसिपल में सिर्फ यही है, इसको बिल्ट अप कंस्ट्रक्ट किया जाता है एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, किस तरीके से लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर हम मूव ऑन करते। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अभी आप सिर्फ 20 तक प्रैक्टिस करिएगा अपनी कॉपीज़ में, पहले आप खुद कोशिश करिएगा और इसको सीक्वेंस वाइज लिख लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि किस तरीके से आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो या एटॉमिक साइज किस तरीके से पीरियड में और ग्रुप में इंक्रीज या डिक्रीज करता है। यू ऑलरेडी नो दैट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे पीरियड की तरफ, तो आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये तीनों जो हैं वो सेम टर्म्स हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सो जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपको पता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मीन सक्सेसिव प्रोटॉन्स की जो नंबर्स होते हैं वो बढ़ते हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो इसकी वजह से साइज डिक्रीज होती है। तो जितना ज़्यादा साइज छोटा होगा एटम का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रॉन्ग होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना उतनी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकें। सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज ड्यू टू increase in the nuclear charge and decrease in the atomic size और radius। जब आप पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, और ग्रुप में जब आप टॉप टू डाउन जाओगे, ऊपर से नीचे जाओगे, तो ये डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, एटम का साइज इंक्रीज होगा। तो एटम के साइज इंक्रीज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कम होगा, उतनी आसानी से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा। तो वाइस वर्सा है, आप ये देखो, अगर ग्रुप में वो घट रहा है ऊपर से नीचे आने पे, तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे ये बढ़ेगा।
सो आपने ये देख लिया, ये आप एक बार रिवाइज करते रहना कि एकदम कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप सवाल नहीं लगा सकोगे। तो जो भी पीरियोडिक टेबल है, इसलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा छोटा है और सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें आते हैं। अभी आप आगे देखोगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं अभी इस लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ, और ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो पहले आपको पीरियोडिक टेबल पे कमांड होना चाहिए, देन वी विल स्टार्ट द एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। As you already know that how many factors depend on ionization energy और enthalpy, ये मैंने डिटेल में पढ़ाया है, आप सिर्फ पॉइंट्स देख लीजिए। न्यूक्लियर चार्ज यानी नाभिकीय आवेश, साइज ऑफ एटम, डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी न्यूक्लियस से। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट करेंगे, स्क्रीन की तरह वो प्रोटेक्ट करेंगे कि न्यूक्लियर जो पुल है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में उसको वो मिनिमाइज कर सके। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट में डिटेल में बताऊंगी। अभी सिर्फ आप इतना समझो कि शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है। इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं, एक शील्ड पर्दे की तरह वो काम करते हैं ताकि जो न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर पुल लगता है न्यूक्लियस से, उसको कम कर सके। और ये शील्डिंग इफेक्ट कौन से इलेक्ट्रॉन्स में होता है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन में। इनर शेल मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले शेल में होते हैं उनको आप इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप देख लो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई इफेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है, एक कंडीशन दी है हाफ फिल्ड की और एक कंडीशन दी है फुल फिल्ड की। तो हाफ फिल्ड के लिए नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7। सो जब आप अफबाउ प्रिंसिपल से जब आप इसको करोगे, इसको फिल करोगे, सो योर कॉन्फिगरेशन विल बी 1s2, 2s2 एंड 2p3। नेक्स्ट इज नियॉन, इट बिलोंग्स टू 18th ग्रुप, ये नोबल गैस है, एटॉमिक नंबर 10, 1s2, 2s2, 2p6। दो कंडीशन है यहाँ पे, हाफ फिल्ड मतलब ऑर्बिटल जस्ट आधा भरा हो, फुल फिल्ड मतलब ऑर्बिटल पूरा भरा हो। नाइट्रोजन के केस में आप देखो p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 6, लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज कॉल्ड एज हाफ फिल्ड। अगर d ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हाफ फिल्ड होगा। f ऑर्बिटल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी रिगार्डेड एज हाफ फिल्ड कंडीशन। ठीक है, फुल फिल्ड मतलब वो पूरा भरा हो। तो अब आप यहाँ पे देखो, ऐसे एटम्स जिसमें हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पाया जा रहा हो या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पाया जा रहा हो, उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनन ऊर्जा होती है, बाकी एलिमेंट्स के कंपैरेटिव ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स की ज़्यादा हो जाती है। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल फिल्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन कर, एक्स्ट्रा स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना, उनके बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके, बस यही कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। हाफ फिल्ड जो होता है वो एज कंपेयर टू फुल फिल्ड कम स्टेबल होता है। अगर फुल फिल्ड कंडीशन हो और हाफ फिल्ड दोनों कंडीशन हो, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी किसमें हमको देनी पड़ेगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, फुल फिल्ड कंडीशन में। तो ये क्यों होता है ऐसा, दो कॉज है, एक्सचेंज एनर्जी हाफ फिल्ड कंडीशन में और फुल फिल्ड कंडीशन में क्या होता है कि जो p ऑर्बिटल में जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है और p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी जगह को बहुत आसानी से चेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जब वो अपनी जगह को आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं तो वो आराम से जो है बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। जितनी ज़्यादा वो एक्सचेंज कर सकेंगे एक दूसरे की जगह को, वो उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी को गेन करेंगे। सिमेट्रिकल मीन्स कि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड हमेशा सिमेट्रिकल कंडीशन होता है, सममितीय होता है, एक उनके में सिमेट्री पाई जाती है जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट शेल
के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो। अगर हाफ फिल्ड फुल फिल्ड दोनों दिया हो तो फुल फिल्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू हाफ फिल्ड। सो लेट अस डू आवर क्वेश्चन पार्ट। So our question is, how would you explain the fact that the first ionization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium? दो questions पूछ रहा है इसमें, but its second ionization enthalpy is higher than that of magnesium. First ionization enthalpy means the minimum amount of energy which is required to remove the first electron from the outer motion. प्रथम जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी आप मिनिमम एनर्जी दोगे वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे दोनों पूछ रहा है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी या सेकेंड आयनन इंथैल्पी क्या होगी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो दूसरे, पहला तो निकल गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब सेकेंड संयोजी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी आप मिनिमम ऊर्जा दोगे, मिनिमम एनर्जी, दैट विल बी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की कम होती है मैग्नीशियम के कंपैरेटिवली, लेकिन सोडियम की जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा हो जाती है मैग्नीशियम के। क्यों? तो अगर पीरियोडिक टेबल में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। बेसिकली जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने इसीलिए आफबाउ प्रिंसिपल बताया ताकि आप डिस्ट्रीब्यूशन समझ जाओ कि किस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को भरते हो। ओके, तो आपके तीन जो कॉन्सेप्ट हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी आप आगे पढ़ोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता आगे पढ़ोगे, और अभी जो आप पढ़ रहे हो आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसमें जो है आफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया आपको। तो क्वेश्चन में सोडियम और मैग्नीशियम के लिए दे रहा है, तो सबसे पहला स्टेप है कि आपने इनके कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया आफबाउ के अकॉर्डिंग। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये मैग्नीशियम का। क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की कम है मैग्नीशियम से, क्यों? सो यू कैन सी हेयर कि क्यों ये कम है। आपको पता है कि सोडियम जो और मैग्नीशियम दोनों एक पीरियड के हैं, आपको पता है फर्स्ट पीरियड, एक ही पीरियड के बिलोंग करते हैं दोनों। ये क्यों, किस पीरियड के बिलोंग करते हैं ये आप देख लीजिएगा। तो दोनों जो है वो सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं। सोडियम जो है वो पहले आता है, मैग्नीशियम बाद में आता है। और आपको पता है कि जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो, ठीक है, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है। तो यानी कि क्या है कि सोडियम पहले है, मैग्नीशियम बाद में है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। तो सोडियम का क्या है, एटॉमिक साइज जो है वो बड़ा है एज कंपेरेटिव टू मैग्नीशियम। देखो मैंने यहाँ पे रेड से हाईलाइट किया है, एटॉमिक साइज ऑफ सोडियम इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ मैग्नीशियम। व्हाई? बिकॉज एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, यू नो दैट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो सोडियम का साइज थोड़ा बड़ा है मैग्नीशियम से, पहला कॉन्सेप्ट ये है। सेकेंड है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ मैग्नीशियम इज हायर दैन दैट ऑफ सोडियम। सोडियम पहले है, मैग्नीशियम बाद में है। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, आप जब पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो सक्सेसिव जो है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, प्रोटॉन्स की संख्या एक एक करके बढ़ती है, इसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो मैग्नीशियम जो है वो सोडियम के बाद आ रहा है, साइज में छोटा है। तो साइज में छोटा है तो आप खुद समझ जाओ कि मैग्नीशियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो ज़्यादा होगा। इसी वजह से सोडियम में जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो लो होती है। क्यों? क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। So for these reasons, the energy required to remove an electron from magnesium is more than the energy required in sodium. So the first ionization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium. क्यों लोअर है? क्योंकि एक तो सोडियम का साइज बड़ा है मैग्नीशियम से, और दूसरा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैग्नीशियम का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम। सो लेट अस मूव ऑन फॉर द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में अब आप देखो एक एक इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। ओके, 1s2 2s2 2p6, जो 3s1 का इलेक्ट्रॉन एक निकल गया। अब आपने ये जो है सोडियम आयन का कॉन्फ़िगरेशन है और ये मैग्नीशियम आयन का कॉन्फ़िगरेशन है।
मैग्नीशियम आयन के कॉन्फ़िगरेशन में आप देखो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 है। ओके, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी सेकेंड आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी है वो सोडियम के लिए ज़्यादा है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। क्यों? अब आप ध्यान से कॉन्फ़िगरेशन को देखो। सोडियम ने जब अपने एक इलेक्ट्रॉन को अपने आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो आप देखो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो गया, यानी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसका p ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में कि कोई भी ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल अगर हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं। तो इस केस में जब सोडियम ने अपने आउटरमोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया तो वो एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब आप इस चीज़ को देखो। दिस इज बिकॉज आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन सोडियम अटेन्स द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आप देख सकते हो 1s2, 2s2, 2p6, ये कौन सा स्टेबल नोबल गैस है? नियॉन। तो उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया, एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया। सेकेंड आप देखो यहाँ पे इसके p ऑर्बिटल फुलफिल्ड हैं, इसने एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन कर दिया। ऑन द अदर हैंड मैग्नीशियम आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, देखो मैग्नीशियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तब भी इसके 3s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, यू कैन सी हियर मैग्नीशियम आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन स्टिल हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द 3s ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन को उसने निकाल दिया तब भी उसके 3s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। In order to attain the stable noble gas configuration, it still has to lose one more electron. अगर इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है उसको अगर अटेन करना है तो उसको एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। इसी वजह से क्या होता है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की आयन की ज़्यादा होती एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, क्योंकि सोडियम ने ऑलरेडी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया है जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को अपने आउटरमोस्ट शेल से बाहर निकाला। सो यू कैन सी दस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ सोडियम इज मच हायर देन required in case of magnesium. Hence, the second ionization enthalpy of sodium is higher than that of magnesium. Why? Because it is already having a stable noble gas configuration. ये extra stable है, इनके electrons को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमें बहुत ज़्यादा energy देनी पड़ेगी। That's why sodium आयन की जो second ionization enthalpy होगी वो ज़्यादा होगी as compared to magnesium आयन। So students, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक ग्राफ दिया है जहाँ पे आप आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और एक्स एक्सिस पे एलिमेंट्स हैं। ये बेसिकली फर्स्ट ए ग्रुप दैट इज़ एल्कली मेटल्स और सेकंड ए ग्रुप दैट इज़ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में दिया है। अब आप देख लो, इस डिस्क्रिप्शन को देख लो कि किस तरीके से जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ग्रुप में। आप देखो सबसे पहले फर्स्ट ए में क्या आता है, लिथियम को नहीं रिगार्ड किया है, सोडियम से यहाँ पे लिया है, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, और ये दो अभी डिस्कवर हो रहे हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स जैसे आप देखो इनके जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे साइज बढ़ेगा। ओके, साइज बढ़ेगा जैसे जैसे वैसे वैसे आप देख सकते हो कि उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ओके, सेकेंड इज दिस सेकेंड ए मैग्नीशियम दैट इज एल्केलाइन अर्थ मटीरियल मेटल्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम एंड स्टिल। सो इस तरीके से आप देख रहे हो ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो स्टीडी डिक्रीज होता है आयनाइजेशन एनर्जी में। क्यों? क्योंकि इनकी साइज बढ़ती है। साइज बढ़ती है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो घटता है और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है साइज बड़ा होने की वजह से। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप सबसे पहले उसको अपने आप कोशिश करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए आप और समझिए कि इसमें क्या पूछ रहा है, एग्जैक्टली आपको कैसे आंसर देना चाहिए। केमिस्ट्री में बहुत स्पेसिफिकली आपको डायरेक्ट आंसर देना है, बहुत घुमा के आपको आंसर नहीं देना है। सो बी वेरी स्पेसिफिक रिगार्डिंग योर कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज़ द लार्जर आयनाइजेशन एनर्जी, सोडियम और पोटेशियम? वाई सोडियम हैज़ लार्जेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सोडियम और पोटेशियम दोनों सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, फर्स्ट ए दैट इज एल्कली मेटल्स।
तो सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इसको शेल के करस्पॉन्डिंग भी कर सकते हो, समझा सकते हो, और अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंगली भी आप कर सकते हो। तो मैंने शेल्स के अकॉर्डिंगली लिया है, आप देख लो इसको। सोडियम 281 KLm शेल, 3 शेल इन्वॉल्व होता है, एंड पोटेशियम 2881 बिकॉज पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। आपको पता है कि आप जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो जो क्या होता है, साइज बढ़ता है एटम का। साइज बढ़ता है एटम का तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, वो भी बढ़ता है। तो जो ये एटॉमिक डिस्टेंस, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी। तो आपको खुद पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। सो अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण फोर्स जो नाभिक, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में काम करता है, वो कम हो जाता है। साइज बढ़ने पर कम हो जाता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और आसानी से जो है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं। ओके, तो साइज ऑफ पोटेशियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम। आपको पता है कि सोडियम पहले आता है, पोटेशियम बाद में। यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा। दैट्स वाई पोटेशियम का साइज जो है वो सोडियम से बड़ा है। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ के इज लेस देन ऑफ सोडियम। ठीक है, साइज बढ़ गया है पोटेशियम का, तो जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है KLmn, n में जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना पोटेशियम के केस में बहुत इजी हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि साइज बड़ा है और अट्रैक्टिव फोर्स जो है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो गया है। तो आसानी से जो आप इस इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे एज कंपेयर टू सोडियम। ठीक है, ड्यू टू रिड्यूस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिडक्शन अट्रैक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मतलब, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब ऐसा कोई भी अट्रैक्शन फोर्स जो ऑपोजिटिवली चार्ज पोल्स पे लगे। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव पे लगे। दैट्स वाई सोडियम हैज मोर आयनाइजेशन एनर्जी दैन पोटेशियम। सोडियम का साइज छोटा है, ओके, एज कंपेयर टू पोटेशियम। तो साइज छोटा है तो ऑलरेडी जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो ऑलरेडी बढ़ गया। अब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया है तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। ओके, लेकिन अगर साइज बड़ा है और जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो जाएगा, जो कि पोटेशियम के केस में है। तो हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी कि हम इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप अच्छे से पढ़ो, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, समझ के क्वेश्चंस को खुद सोचिए कि उसमें मैं कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊं। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप नहीं कर पाओगे। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस और भी जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने PDF के फॉर्म में अटैच किया है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए किया है। तो आप सिस्टमैटिकली जो है आप अपने कॉपीज़ में इसको लिखते जाओ, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।